हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई इस शानदार रविवार का आनंद ले रहा है। और शानदार की बात करें तो एडोगावा उत्सव में आतिशबाजी का प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी ओर फुतारो अपने कमरे में बैठा आखिरकार कुछ शांति महसूस कर रहा था। उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा, मेरे पास अपने लिए पूरा एक दिन है। इसका मतलब है कि मैं उन शरारती बच्चों को भूल सकता हूँ और अपने दिल की संतुष्टि तक पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन किताब खोलते ही उसका ध्यान फिर उन्हीं 5 बहनों की ओर चला गया। वो खुद से बड़बड़ाया, रुको एक सेकंड, मुझे उन्हें यहाँ ये फॉर्मूला सिखाना चाहिए। वे सब इस समस्या को हल कर सकते थे। योत्सुबा भी। ओह, एक मिकू के लिए। ओह, मैं आखिर क्या कर रहा हूँ? या मैं उन चीजों के बारे में क्यों परवाह कर रहा हूँ? तभी बाहर से किसी लड़की की तेज आवाज सुनाई दी। फुतारो ने सोचा, जरूर कोई लोन शार्क होगा। माफ करना, हम अभी इसका भुगतान नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने नीनो खड़ी थी। वह गुस्से में बोली, मुझ पर दरवाजा बंद मत करो, खोलो। अंदर आते ही उसने कहा, हेलो, मैं जल्दी करूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पिता ने तुम्हारी सैलरी छोड़ी थी, इसलिए मैं इसे देने आई हूँ। नीनो ने पैसे आगे बढ़ाए तो फुतारो घबरा गया। नीनो तुरंत बोली, हिलाना बंद करो। तुम युकिची का चेहरा सिकोड़ रहे हो। तुम्हें हमें से प्रत्येक के लिए एक दिन के 5,000 येन मिलते हैं। 2 दिनों के लिए यह 50,000 येन है। देखो मम्मा, वो आखिरकार बेकार नहीं है। इतने पैसे देखकर फुतारो की आंखें चमक उठी और वो खुशी से बोला, इस दर पर हम कुछ ही समय में कर्ज मुक्त हो जाएंगे। नीनो ने कंधे उचकाए। खैर, मैं यहाँ बस इसी के लिए आई थी। लेकिन फुतारो ने पैसे वापस करते हुए कहा, मैं ये नहीं ले सकता। नीनो चौंकी। फुतारो गंभीर होकर बोला, ये सच है कि मैं तुम लड़कियों को पढ़ाने के इरादे से 2 बार वहां गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। नीनो हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। तुमने मेरी बहन पर डोरे डाले थे। फुतारो तुरंत घबरा गया। रुको, तुमने क्या कहा? नीनो ने जवाब दिया, मुझे लगा हमने इस पर दोबारा विचार कर लिया था। फिर वो थोड़ा गंभीर हुई और बोली, वैसे भी तुमने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। तुम्हारा हमारे घर पर होना, ये हम 5 के बीच कुछ बदलने लगा है। फुतारो ने आश्चर्य से पूछा, 5? नीनो तुरंत संभलते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब उन 4 से था। वैसे भी मैं ये पैसे वापस नहीं लेने वाली हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे रख लो और जो चाहो करो। नीनो के जाने के बाद फुतारो सोच में पड़ गया। उसने अपनी छोटी बहन रायहा को बुलाकर पूछा, हे रायहा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम चाहती रही हो? रायहा उत्साह से उछलती हुई आई और बोली, हे बड़े भाई, इसे देखो, मैंने बड़ा जैकपॉट जीता है। फुतारो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो बढ़िया है। फिर भी समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों हो। हालांकि तभी पीछे से इत्सुकी की आवाज आई, देखो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। रायहा ने तुरंत सुझाव दिया, मुझे पता है, आप मुझे गेम पार्लर ले जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ आएं। इत्सुकी, क्या आप आएंगी? फुतारो बोला, तुम मना कर सकती थी। लेकिन इत्सुकी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती थी, वो बहुत ज्यादा प्यारी है। फुतारो हंस पड़ा, मुझे पता है। कुछ देर बाद तीनों आर्केड में खेल रहे थे। रायहा खुशी से चिल्लाई, अब शुरू करो। इत्सुकी ने जवाब दिया, आपको पकड़ लिया। रायहा खिलखिलाते हुए बोली, यहाँ पर? फुतारो शिकायत करने लगा, ये धांधली है। खेल खत्म होने के बाद इत्सुकी ने मुस्कुराकर कहा, रायहा सचमुच बहुत आनंद ले रही है। फुतारो ने बहन की ओर देखते हुए कहा, यह उसके लिए कठिन है, तुम जानती हो, क्योंकि हमारे परिवार की कर्ज की स्थिति है। मेरा मानना है कि ऐसी चीजों की एक पूरी सूची है जो वो करना चाहती होगी, इसलिए मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। तभी रायहा दूर से चिल्लाई, वाह बड़े भाई, इत्सुकी, देखो, क्या हम घर जाने से पहले वो तीनों कर सकते हैं? फुतारो ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, वहां वो गेम बहुत बेहतर लग रहा है। इत्सुकी ने तुरंत याद दिलाया, तुमने कहा था उसकी सारी इच्छाएं। चलो भी। फुतारो ने हार मानते हुए जवाब दिया, दूसरी सोच पर मैं पास करूंगा। उसी समय अचानक पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या ये कमाल नहीं है? ये बिल्कुल एक पारिवारिक फोटो की तरह है। फोटो खींचने के बाद रायहा बेहद खुश थी। उसने फोटो को सीने से लगाते हुए कहा, मुझे ये पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं इस चीज को हमेशा संभाल कर रखूंगी। फुतारो ने मन ही मन सोचा, पढ़ाई पर अपना कीमती रविवार बिताने के लिए इतना सब कुछ। खैर, मेरे पास अभी भी शाम है। उन 5 जुड़वां बच्चों को भी आज रात किताबें खोल लेनी चाहिए। धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी और फुतारो अभी भी ये सोच रहा था कि आखिर अब वो आराम से पढ़ाई कर पाएगा। तभी उसकी नजर अचानक सामने पड़े एक परिचित दृश्य पर गई। वो हैरानी से बोला, वाह, क्या तुम समय देखोगे? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने सामने मौजूद बहनों को देखकर कहा, ठीक है, मुझे संदेह है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास होमवर्क था। मुझे मत बताना कि तुमने इसे नहीं किया है। तभी भीड़ के बीच से नीनो की तेज आवाज सुनाई दी, दूर जाओ, मेरा पीछा करना बंद करो। उसी समय रायहा ने उत्साह से फुतारो की बाह पकड़ ली और बोली, हे बड़े भाई, मुझे 4 इत्सुकी दिख रही हैं। फुतारो चौंक गया, क्या? तभी इचिका मुस्कुराते हुए बोली, हे देखो, ये फुतारो है। इत्सुकी उस बेकार जगह के साथ क्या कर रही है? नीनो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम दोनों डेट पर बाहर थे? हमारी गलती। इत्सुकी तुरंत शर्माते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम नहीं थे। तभी योत्सुबा खुशी से हाथ हिलाते हुए रायहा के पास आई और बोली, हाय, तुम जरूर इत्सुकी की छोटी बहन होगी। रायहा मुस्कुराई, योत्सुबा तुरंत बोली, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें हमारे साथ आतिशबाजी देखने आना चाहिए। रायहा की आंखें चमक उठी, वाह, सच में? लेकिन फुतारो तुरंत बीच में आ गया, एक सेकंड रुको, मैंने पहले ही आज पढ़ाई करने की योजना बनाई है और तुम लोगों के पास होमवर्क है। तभी 5 बहनों ने एक साथ मासूम चेहरा बनाकर कहा, रायहा प्लीज, क्या हम चल सकते हैं? फुतारो एक पल के लिए पिघल गया और बोला,
फिर तुरंत खुद को संभालते हुए चिल्लाया, खैर बेशक हम चल सकते हैं, लेकिन केवल बाद में, जब तुम सब अपना काम पूरा कर लोगे, होमवर्क का। लेकिन बहनों ने एक साथ शिकायत की, हम आतिशबाजी के शो के लिए कभी समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। समय बीता और सभी ने किसी तरह अपना होमवर्क खत्म कर लिया। जब वे उत्सव स्थल पहुंचे तो इत्सुकी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वाह हम पहुंच गए। इचिका मुस्कुराई, बढ़िया काम सबने। रायहा उत्साहित होकर पूछ बैठी, आतिशबाजी कब शुरू होने वाली है? मिकू ने जवाब दिया, वे 7 से 8 बजे तक हैं। योत्सुबा तुरंत उछल पड़ी, मैं उस टाल को देखने जा रही हूँ। फुतारो ने उन्हें देखते हुए सोचा, वे इसके बारे में इतने उत्साहित क्यों हैं? जो भी हो, कम से कम उन्होंने अपने जीवन में एक बार अपना होमवर्क तो किया। वे सचमुच आतिशबाजी देखना चाहते होंगे। तभी निनो उसके पास आकर बोली, इतना उदास चेहरा क्यों? खुश हो जाओ, हम एक उत्सव में हैं। फुतारो पलटा तो अचानक चौंक गया। सामने इत्सुकी थी, लेकिन उसका हेयर स्टाइल बदला हुआ था। इत्सुकी झुंझलाकर बोली, क्या तुम कृपया मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे? फुतारो बोला, ओह बढ़िया, तुम पांचों को वैसे ही अलग अलग पहचानना काफी मुश्किल है। अपनी हेयर स्टाइल बदलना शुरू मत करो। इत्सुकी तुरंत बोली, मैं इत्सुकी हूँ और मैं इसे वैसे ही करूंगी जैसे मैं चाहती हूँ। ये मेरे सिर पर है। इचिका तुरंत बीच में कूद पड़ी और बोली, अब चलो भी, वैसा करना ठीक नहीं रहेगा। जब कोई लड़की अपने बाल बदलती है तो तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है, क्या तुम ये पता लगाना चाहते हो कि लड़कियां सचमुच बिना अंडरवेयर की युकाटा पहनती हैं या नहीं? फुतारो ने तुरंत जवाब दिया, यह अब सामान्य बात नहीं है, परेशान मत करो। इचिका हंसते हुए बोली, खैर पक्का करने का केवल एक ही तरीका है। इत्सुकी शर्म से चीख पड़ी। इचिका, वाह। इचिका हंसते हुए बोली, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, मान जाओ, मैंने तुम्हें वहां फंसा दिया था। तभी नीनो वापस आई और बोली, हे तुम सब यहाँ खड़े होकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इचिका, जाने का समय हो गया है। इचिका ने फोन उठाते हुए कहा, ओह माफ करना, फोन कॉल है। हाँ आज रात, सच में? फिर उसने फुतारो की ओर मुड़कर कहा, और तुम? फुतारो चौंका। ओह, नीनो ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ सिर्फ हम पांचों को होना चाहिए था, तो तुम साथ क्यों आ रहे हो? फुतारो ने जवाब दिया, देखो मैं यहाँ बस अपनी छोटी बहन के लिए आया हूँ। उसी समय रायहा दौड़ती हुई आई और खुशी से बोली, बड़े भाई देखो मुझे क्या मिला, योत्सुबा ने मेरे लिए कुछ मछलियां पकड़ी। फुतारो ने बाल्टी में झांकते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी सारी मछलियां जरूरत से ज्यादा हैं? योत्सुबा खिलखिलाई, ही। खैर वे उस प्यारे से चेहरे के साथ मेरी तरफ देखने लगी और मैं खुद को रोक नहीं सकी। और देखो उसने मुझे और क्या खरीद कर दिया। फुतारो ने माथा पकड़ लिया, वो आखिरी चीज है जिसकी हमें आज जरूरत है। रायहा शर्माते हुए बोली, माफ करना, मैं शो के लिए इंतजार नहीं कर सकी। फुतारो मुस्कुराया, खैर ये उसकी दयालुता थी, मुझे लगता है। क्या तुमने थैंक यू कहा? रायहा तुरंत योत्सुबा को गले लगाते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद योत्सुबा, आई लव यू। ये देखकर इचिका का दिल पिघल गया। वो चिल्लाई, ओह मेरे भगवान, तुम बहुत प्यारे हो, तुम इतने प्यारे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। काश तुम मेरी भी छोटी बहन होती। फिर उसने अचानक कहा, रुको, मुझे अभी एहसास हुआ, मुझे बस किसी दिन उएसुगी से शादी करनी होगी, फिर हम सचमुच बहनें बन जाएंगे। नीनो तुरंत झल्ला उठी, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम अभी कितनी बेवकूफ लग रही हो? और तुम योत्सुबा के बारे में कोई विचार मत लाना मिस्टर। फुतारो घबराकर बोला, मैं नहीं लाऊंगा। तभी मिकू वापस आ गई और बोली, ये ठीक है, मैं वापस आ गई हूँ। खैर क्या हम चलें? फुतारो ने पूछा, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मिकू ने जवाब दिया, नीनो ने हमारे लिए दुकानों में से एक की छत किराए पर ली है। फुतारो दंग रह गया, पूरी छत? अमीर लोग? लेकिन तभी इत्सुकी को कुछ याद आया, वो बोली, रुको, हम अभी नहीं जा सकते। क्या हम सचमुच एक उत्सव में आए हैं और वो एक चीज खरीदना भूल गए? योत्सुबा ने सहमति में सिर हिलाया, वो सही कह रही है, हमने इसे नहीं खरीदा है, हम लगभग भूल ही गए थे। क्या ये किसी स्टॉल पर मिल रहा है? रायहा उत्साहित हो गई, ओह मैं इसे पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। फुतारो ने शक भरी नजर से पूछा, क्या मैं जानना चाहता हूँ? और तभी पांचों बहनें एक साथ चिल्लाईं, सब एक साथ, चलो चलकर वो चीज खरीदें। फुतारो ने गहरी सांस ली और उन्हें देखते हुए कहा, समान दिखने वाले जुड़वा बच्चों के एक समूह के लिए तुम लोग सचमुच बहुत अलग हो। पास ही रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग खो जाओ, ठीक है? मेरी आस्तीन पकड़ लो। रायहा मुस्कुराई, ओके। उत्सव की भीड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। रंग बिरंगी लालटेनें हवा में झूल रही थीं, खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और लोगों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। फुतारो अपनी आस्तीन पकड़े हुए रायहा और पांचों बहनों को भीड़ के बीच संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी नीनो झुंझलाकर बोली, वो सेल्समैन सबसे खराब था। मैन, क्या घटिया आदमी था। तभी पास खड़े दुकानदार की आवाज आई, सुंदर युवा महिला के लिए एक मुफ्त चीज कैसी रहेगी? नीनो ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो उसने मुझे क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हूँ। इत्सुकी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जुड़वा बहन होना बहुत जटिल है। उसी समय योत्सुबा ने रायहा का हाथ पकड़ लिया और उत्साह से बोली, हे रायहा, क्या तुम जाकर रिंग टॉस आजमाना चाहती हो? रायहा तुरंत उछल पड़ी, हाँ चलो करते हैं। फुतारो ने पीछे से आवाज लगाई, बहुत दूर मत जाना, ठीक है? दूसरी तरफ इचिका हाथ में खाने का पैकेट लिए वापस आई और बोली, यकीसोबा मिल गया। नीनो ने बहनों को भागते हुए देखकर कहा, हे अपने कदमों में थोड़ी फुर्ती लाओ, क्या जल्दी है? और वो इतनी फुर्तीली क्यों है? असल में तुम सभी हो। आतिशबाजी को लेकर इतना बड़ा मामला क्या है? ये सवाल सुनकर मिकू कुछ पल चुप रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, खैर बात यह है कि हमारी माँ को इसे देखना बहुत पसंद था। हम हमेशा हर साल एक साथ आतिशबाजी देखते रहे हैं। अब भी जब वो यहाँ नहीं है, ये हमारे पास उनकी सबसे महत्वपूर्ण यादों में से एक है, इसलिए हम इस परंपरा को जारी रखते हैं। ये विशेष है। मिकू की बात सुनकर फुतारो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वो इस पर इतनी टिकी हुई है। उसी समय लाउडस्पीकर से उद्घोषक की आवाज गूंजी, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देवियों और सज्जनों, आतिशबाजी का प्रदर्शन शुरू होने ही वाला है। यह सुनते ही नीनो बेचैन होकर बोली, चलो भी जल्दी करो। इत्सुकी ने भी कहा, एक सेकंड रुको, चलो चलें। लेकिन अगले ही पल मिकू इधर उधर देखने लगी और घबरा कर बोली, हर कोई कहाँ है? तभी नीनो अचानक चिल्लाई, आह किसने मेरा पैर कुचला? योत्सुबा, इचिका, इत्सुकी, मिकू। भीड़ ने सभी को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया था। स्थिति बिगड़ती देख फुतारो ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यहाँ पकड़ो। इचिका ने उसे घूरते पूछा, मैं क्यों पकड़ूं? फुतारो बोला, हम इस तरह नहीं पहुंच पाएंगे। अब तुमने जो जगह किराए पर ली है उसका रास्ता कौन सा है? इचिका ने सामने इशारा करते हुए कहा, बस तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। फुतारो ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ तुमने ये पहले भी कहा था, तुम सबको एक साथ देखने की जरूरत है। फिर उसने पूछा, इस तरफ? इचिका ने सिर हिलाया, हाँ ये उस इमारत की छत है। मुझे यकीन है कि वे पहले से यहाँ है,
लेकिन जब वे छत पर पहुंचे वहां कोई नहीं था। इचिका ने माथा पकड़ते हुए कहा, एक मजेदार कहानी है। मुझे अभी एहसास हुआ मैं अकेली हूं जिसे पता है कि हम किस छत पर मिल रहे हैं। माहौल अजीब रूप से शांत हो गया। फुतारो ने चुप्पी तोड़ने के लिए कहा, वे कहते हैं कि तोकुगावा इयासु जापान में आतिशबाजी देखने वाले पहले व्यक्ति थे। वे पहले चीन में शुरू हुए, फिर यूरोप में फैले, फिर वे तानेगाशिमा पहुंचे। इचिका ने तुरंत शिकायत की, ये बहुत उबाऊ है। मुझे इस बेहतरीन पल को तुम्हारे और तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी आतिशबाजी की सामान्य बातों के साथ क्यों साझा करना पड़ रहा है। फुतारो ने जवाब दिया, हे, ये तुम्हारी खुद की गलती थी। इचिका ने मोबाइल देखते हुए कहा, और उनमें से कोई भी अपने सेलफोन का जवाब नहीं दे रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने वो सारा होमवर्क बेकार में पूरा किया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी अचानक उसका फोन बजा। इचिका ने जल्दी से कॉल उठाई और बोली, हे योत्सुबा, तुम अभी कहाँ हो? क्लॉक टावर पर। ठीक है, समझ गई, वहीं रुको, मैं आकर तुम्हें लेती हूँ। फिर उसने फुतारो की ओर मुड़कर कहा, ओके, सुनो, तुम्हारी छोटी बहन बिल्कुल ठीक है, वो योत्सुबा के साथ खेल रही है। फुतारो ने राहत की सांस ली। कूल, इचिका ने आदेश देते हुए कहा, खैर, बस वहां खड़े मत रहो, डायल करना शुरू करो। फुतारो ने फोन निकाला। ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। वो बड़बड़ाया, धत्तेरे की, मेरे पास किसी का फोन नंबर नहीं है। इचिका ने तुरंत ताना मारा, तुम पूरी तरह से कितने बेकार हो सकते हो। तभी उसने नीचे सड़क की तरफ देखा और कहा, हूँ, हे, वहां इचिका है। फुतारो ने नीचे झांक कर कहा, तुम सही कह रही हो, वो वही है, काम नहीं कर रहा। क्या सिग्नल खराब है? तभी फुतारो के दिमाग में मिकू की बात गूंजने लगी। यह हमारे पास उनकी सबसे महत्वपूर्ण यादों में से एक है। वो कुछ पल चुप रहा और फिर अचानक खड़ा हो गया। उसने इचिका की ओर देखते हुए कहा, वहीं रुको, मैं जाकर सबको ढूंढता हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ अकेले फंसे रहने से तो ये बेहतर ही है। इचिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो तो पक्का है। मुझे निराश मत करना, पक्का करना कि वे समय पर यहाँ पहुंच जाएं, ठीक है? फुतारो बिना समय गंवाए भीड़ में उतर गया। आतिशबाजी की पहली चमक अब रात के आसमान में दिखाई देने लगी थी, लेकिन फुतारो के लिए इस समय आतिशबाजी से ज्यादा महत्वपूर्ण पांचों बहनों और रायहा को ढूंढना था। वो भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए लगातार इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसने तुरंत आवाज लगाई, इचिका, मेरे साथ आओ। निनो छत पर तुम लोगों का इंतजार कर रही है, चलो चलें। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था, एक खुरदुरी आवाज सुनाई दी, हे लफंगे, दफा हो जाओ। फुतारो ठिठक गया। उसके सामने एक मूंछों वाला आदमी खड़ा था और इचिका उससे बात कर रही थी। फुतारो के मन में सवालों का तूफान उठ गया। उसने सोचा, ये आदमी आखिर कौन है? इचिका के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यही सवाल तो कुछ देर पहले उससे भी पूछा गया था। वो खुद से बड़बड़ाया, मेरा क्या? मुझे लगता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, टीचर, सहकर्मी, पक्का नहीं पता। हम परिचित हैं। तभी उसने देखा कि वो आदमी वहां से चला गया। फुतारो ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वो चला गया, हम परिचित हैं। क्या इचिका किसी मुसीबत में है? उसी समय पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, फुतारो। वो पलटा और सामने मिकू को देखकर बोला, ओह मिकू, भगवान का शुक्र है, मुझे आश्चर्य है कि तुम मुझे ढूंढ पाई। मिकू ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने तमाशा जो खड़ा किया था। फुतारो ने सिर खुजाते हुए कहा, सच है, मेरे साथ आओ, मुझे इचिका को रोकना है। लेकिन मिकू ने अचानक रुकते हुए कहा, रुको, ओह, मेरा पैर दब गया था, तुम आगे जाओ। फुतारो फुतारो ने बिना एक पल गंवाए कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मिकू चौंकी, लेकिन उसने मना नहीं किया। फुतारो ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और पूछा, ठीक है, क्या तुम वहां ऊपर से इचिका को देख सकती हो? मिकू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, इचिका? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम दौड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें धीमा कर दूंगी। फुतारो ने मजाकिया अंदाज में कहा, यह काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही मिकू का चेहरा उतर गया। फुतारो को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पूछा, हे, क्या आप कुछ बेहतर लग रहा है? मिकू ने हल्की आवाज में जवाब दिया, जरूर, मुझे लगता है। फुतारो ने उसके चेहरे की तरफ देखा और सोचा, क्या वो मुझसे नाराज है? इसी बीच दूसरी तरफ रायहा और योत्सुबा क्लॉक टावर के पास खड़े थे। रायहा खुशी खुशी बोली, हे योत्सुबा, क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ ताकोयाकी खरीदूं? ओह, और उनके पास पीछे याकीसोबा भी है, और ओकोनोमियाकी भी। योत्सुबा मुस्कुराई, लेकिन उसने रायहा को याद दिलाया, ओह रायहा, हमें यही रुकना है, याद है? फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई चीज रायहा को देते हुए कहा, तुम इसे रख सकती हो जब तक वो नहीं मिलता। रायहा खिलखिलाकर बोली, ही, मेरा एक उधार रहा तुम पर। उधर फुतारो और मिकू अभी भी भीड़ में इचिका को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद मिकू ने पूछा, तो तुमने कहा कि तुम इचिका से मिले थे? फुतारो ने सिर हिलाया। उसे पक्का पता था कि मैं वहां था, लेकिन फिर वो किसी मूंछ वाले आदमी के साथ चली गई, कोई ऐसा जिसे तुम जानती हो। मिकू ने सोचते हुए जवाब दिया, उह, मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले भी एक मूंछ वाले आदमी की कार से उतरते देखा है। वैसे फुतारो की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, सच में? ठीक है, यह सचमुच संदिग्ध लगता है। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया और बोला, खैर, किसे परवाह है, 40 मिनट बचे हैं। वो लड़की क्या कर रही है? इस दर पर आतिशबाजी खत्म हो जाएगी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को इकट्ठा कर पाऊं। मिकू कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, तुम अच्छे बन रहे हो और इसमें पढ़ाई शामिल नहीं है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। फुतारो तुरंत बोला, असभ्य मत बनो, मैं अब इसमें पूरी तरह से लग चुका हूं। इसके अलावा मैंने देखा कि तुम यहां आने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चल सकती हो? मिकू ने सिर हिलाया, हाँ। तभी एक युवती उनके पास आई और बोली, 1 मिनट है, हम उन लोगों का सर्वेक्षण कर रहे हैं जो आतिशबाजी का प्रदर्शन देखने आए हैं। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? फिर उसने अचानक कहा, इचिका के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ऊप्स, ये सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाहिर तौर पर एक कपल हो। मिकू और फुतारो दोनों एक साथ चौंक गए। लड़की हंसते हुए बोली, डा। मिकू तुरंत घबराकर बोली, हम असल में रिश्ते में नहीं हैं। लड़की ने आश्चर्य से कहा, सच में? तुम दोनों पक्का वैसे ही दिखते हो। फुतारो ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, हम नहीं हैं। मिकू ने समझाने की कोशिश की, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, हम दोनों बस दोस्त हैं।
फुतारो ने भी कहा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा परिचित। शायद स्कूल के साथी कहना ज्यादा सही होगा। दूसरी सोच पर वो पूरी तरह से सही नहीं बैठता। वो मेरी क्लाइंट की तरह है, मुझे लगता है। लड़की ने दोनों को कुछ सेकंड देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है क्या, कोई बात नहीं, हमें आपको परेशान करने के लिए बहुत खेद है। और वो वहां से चली गई। कुछ देर तक दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छाई रही। फिर मीकू ने धीरे से कहा, फुतारो। फुतारो ने जवाब दिया, हाँ, हूं, वाह। अब मैंने क्या किया? मीकू ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अचानक उसकी नजर दूर किसी पर पड़ी और उसने कहा, फुतारो, देखो। फुतारो ने उस दिशा में देखा और तुरंत पहचान गया। वो बोला, हिलना मत, ठीक है, मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ। इचिका। आखिरकार उसे इचिका दिखाई दे गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी और इचिका की बातचीत उसे उनके रिश्ते के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाली थी। मिकू द्वारा इशारा करने के बाद फुतारो बिना देर किए भीड़ को चीरता हुआ उस दिशा में दौड़ा। आखिरकार उसकी नजर इचिका पर पड़ गई। उसने जोर से पुकारा, इचिका। अचानक आवाज सुनकर इचिका पलटी और बोली, हूं। लेकिन अगले ही पल जब उसने देखा कि सामने केवल फुतारो खड़ा है, तो उसके चेहरे पर हल्की निराशा आ गई। वो बोली, ओह, ओह, बढ़िया, ये फिर से सिर्फ तुम हो। कम से कम अपनी निराशा छिपाने की कोशिश तो करो, प्लीज। फुतारो ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। मीकू वहां आराम कर रही है, इचिका ने सामान्य स्वर में जवाब दिया। फुतारो बोला, चलो उससे मिलते हैं। इचिका ने सिर हिलाया, जरूर। दोनों वापस उसी जगह की ओर चलने लगे जहां मीकू बैठी थी। रास्ते में फुतारो ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बढ़िया, अब बस इत्सुकी गायब है। लेकिन तभी उसके मन में कुछ देर पहले हुई सर्वे वाली घटना घूम गई। वो अचानक इचिका की ओर मुड़ा और बोला, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इचिका ने भौं उठाई। फुतारो ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, तुम हमारे रिश्ते का वर्णन कैसे करोगी? सवाल सुनते ही इचिका कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ये निश्चित रूप से अचानक मुझसे पूछने के लिए एक अजीब सवाल है। उसने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, मैं कहूंगी कि तुम और मैं मूल रूप से अजनबी हैं। फुतारो का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन इचिका यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा अजनबी हैं। फुतारो ने तुरंत उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने अभी ज्यादा से ज्यादा कहा? इचिका हल्के से हंसी और बोली, इसके अलावा तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इस बारे में बहुत गहराई से सोचोगे तो तुम्हें पहले से ही जवाब पता होना चाहिए। फिर उसने आसमान में चमकती आतिशबाजियों की तरफ देखा और कहा, वैसे भी हमें इत्सुकी को ढूंढना होगा। उसने पूछा, हे, क्या बात है, क्या तुम अपनी बहनों के साथ देखने नहीं जा रही हो? उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझ पर एक एहसान करो, दूसरों को मत बताना कि पहले क्या हुआ था। ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस साल तुम्हारे साथ आतिशबाजी नहीं देख सकती। कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए। दूर क्लॉक टावर के पास खड़ी रायहा खुशी से आसमान की ओर देखते हुए बोली, ये सुंदर है ना? हाँ। लेकिन उसी समय चिका की निगाह बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। वो हल्की चिंता के साथ बोली, उसे इतना समय क्यों लग रहा है? दूसरी ओर फुतारो के मन में अभी भी कुछ देर पहले हुई बातें घूम रही थीं। उसे अपने ही शब्द याद आए, हाँ, ज्यादा से ज्यादा परिचित। और फिर इचिका की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, जब कोई लड़की अपने बाल बदलती है तो तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। कुछ देर बाद इचिका आखिरकार फुतारो के सामने खड़ी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे आखिरी समय पर काम के सिलसिले में एक फोन आ गया था। माफ करना, मेरे लिए कोई आतिशबाजी नहीं। फिर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन हे, हम जुड़वा हैं। अगर वे मुझे याद करती हैं तो वे बस एक दूसरे को देख सकती हैं। मुझे जाना होगा, मेरी सवारी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन इस बार फुतारो ने उसे जाने नहीं दिया। वह तुरंत बोला, अभी नहीं, मुझे जानना है कि बात क्या है। इचिका ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, किस लिए? तुम सचमुच बहुत परवाह करते हो। ये किस बारे में है? फिर उसने सीधा सवाल किया, क्या तुम हमारे बारे में इसलिए इतनी चिंता करते हो क्योंकि तुम हमारे ट्यूटर हो? अच्छा सवाल है। खैर, फुतारो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ओह, तुमने एक सही बात कही है। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे मामलों में इतना दखल क्यों दे रहा हूं। इचिका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, वैसे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने घबराकर कहा, ओह नहीं, ये बुरा हुआ। मेरे काम की जगह से कोई यहाँ आया है। फुतारो ने पूछा, तुम्हारा काम? इचिका बोली, हाँ, मैं उसे बिना कुछ बताए चुपके से चली आई थी। फुतारो को तुरंत कुछ याद आया और उसने पूछा, रुको, वो वही था जो पहले तुम्हारे साथ था, सही ना? इचिका ने दूर देखते हुए कहा, ओह धत्त, वो इसी तरफ आ रहा है। अगले ही पल एक आदमी की आवाज सुनाई दी, वाह। इचिका तुरंत बोली, हे, वह आदमी जो उसका मैनेजर था पास आकर बोला, थोड़ा आराम करने का समय है, माफ करना, अभी हिलना मत। फिर उसने मजाक में कहा, अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे सोचेंगे कि हम एक कपल हैं। फुतारो ने उन्हें देखकर कहा, खैर शायद स्थिति को किसी और तरह से समझना मुश्किल है। इचिका ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, खैर अब मुझे थोड़ा दोषी जैसा महसूस हो रहा है। मेरा मतलब है, हम बस दोस्त हैं। यह सुनते ही फुतारो चौंक गया। उसने तुरंत कहा, दोस्त कहना सही नहीं लगता। इचिका का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम खुद को सुन भी रहे हो? मैंने सचमुच हम दोनों को दोस्त माना था, लेकिन अगर तुम वैसा महसूस नहीं करते तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। दर्द होता है वैसे। फुतारो घबरा गया, नहीं, मैं तो, रुको। तभी उसके दिमाग में मीकू की आवाज गूंज उठी, हम दोनों बस दोस्त हैं। फिर उसे अपने ही शब्द याद आए, ज्यादा से ज्यादा परिचित। अचानक वो सोचने लगा, मीकू के बारे में क्या क्या मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई? उसी समय मैनेजर का फोन बजा और वो बोला, हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, हम थोड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिल्मांकन के दौरान तो बिल्कुल नहीं। फुतारो चौंका, फिल्मांकन? फिर उसने इचिका से पूछा, वैसे तुम कहाँ काम करती हो? इचिका ने जवाब दिया, वाह, वो वास्तव में फोटोग्राफी में काम करता है।
मैं समझता हूँ और मैं इसमें उसकी मदद करती हूँ। फुतारो ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम उसकी मददगार जैसी हो। इचिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं शॉट्स को बेहतर बनाती हूँ या करने की कोशिश करती हूँ और पूरी दुनिया में यह मेरा सबसे पसंदीदा काम है। लेकिन फुतारो तुरंत अपनी पुरानी आदत पर लौट आया। उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इन सब चीज़ों के लिए समय है? अगर तुम पांचों पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं हुई, तो कोई रास्ता नहीं है कि तुम कॉलेज में दाखिला ले पाओगी। इचिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे बताओ फुतारो, तुम्हारे पढ़ने का असली कारण क्या है? फुतारो जवाब देने ही वाला था, अपनी बहनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसने फोन पर कहा, इत्सुकी, तुम अभी कहाँ हो? दूसरी तरफ से इत्सुकी की घबराई हुई आवाज आई, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। मैं शायद आतिशबाजी खत्म होने से पहले तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाऊंगी। ये सुनकर इचिका तुरंत बोली, ओह, इतने मूर्ख मत बनो, चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगी कि तुम देख सको। मैं अभी हार नहीं मान रही हूँ। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम एक साथ आतिशबाजी का प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। उधर फुतारो लगातार भीड़ में इधर उधर देख रहा था। उसने दूर नजर दौड़ाते हुए कहा, वहां, मैं उन्हें देख रहा हूं। कोई कामयाबी? इचिका ने सिर हिलाया, मैं संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। फुतारो ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बढ़िया जा रहे हो। तुम इस तरह काम से चुपके से बाहर क्यों आई? इचिका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बता रही। मेरा धीरे से कहा, मुझे पता है मैंने क्या कहा था, लेकिन अगले ही पल वो खुद से बड़बड़ाने लगा, दोबारा, मैं क्यों जानना चाहता हूँ? ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है कि ये मूर्ख जुड़वां क्या करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तभी उसके दिमाग में एक और चाहिए। उसी समय पीछे से मीकू की आवाज आई, हे फुतारो। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने गलती से किसी का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ और वो बोला, तुमने गलत लड़की को पकड़ लिया है। फुतारो ने सामने खड़े मूंछों वाले आदमी को घूरते हुए कहा, तुम वही आदमी हो जो पहले था। तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वैसे तुम उसके कौन होते हो? फिर अचानक उसके भीतर जैसे कोई जवाब स्पष्ट हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, खैर, मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे बीच जो है वो दोस्ती है, लेकिन उस दिन मेरे मुंह से जो शब्द निकला था वो सबसे सटीक विवरण लगता है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सच तो यह है कि इचिका के लिए, उन सभी के लिए, मैं उनका पार्टनर हूं और मैं उन्हें वापस चाहता हूं। मैनेजर कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन अपने काम से काम रखो। अगर तुमने इसे थोड़ा करीब से देखा होता तो तुम देख पाते कि वो इचिका नहीं है। फिर उसने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा, हाय वहां, मैं कभी किसी और को उसके समझने की गलती नहीं कर सकता। इचिका एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्री है और वो मेरे लिए बहुत महत्व वाला। और कहा, खैर, वैसे भी हमें पहले ही देर हो रही है, चलो चलें। इचिका। फुतारो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, इतनी जल्दी नहीं दोस्त। मैनेजर ने झुंझलाकर कहा, सुनो बच्चे, मुझे इस गफलत के लिए खेद है, लेकिन तुम मुझसे और क्या चाहते हो? इचिका का एक महत्वपूर्ण ऑडिशन है और वो इसे छोड़ नहीं सकती। ऑडिशन? फुतारो ने हैरानी से कहा। फिर वो इचिका की तरफ मुड़ा और बोला, लेकिन तुम नहीं जा सकती। फुतारो ने तुरंत पूछा कि वो मूंछों वाला आदमी कहाँ गया। तो इचिका ने बताया, उसके बॉस ने उसे चुना था और तब से वो इधर उधर छोटी छोटी भूमिकाएं निभा रही है। अभी अभी उसे खबर मिली थी कि एक बड़ी फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार खाली है और कौन जाने, शायद यही फिल्म उसकी आधिकारिक शुरुआत बन जाए। फुतारो ने पूछा कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। इचिका ने पूरे उत्साह के साथ हाँ कहा और फिर उससे एक छोटी सी मदद मांगी। उसने कहा कि चूंकि वो यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना उसके साथ कुछ संवादों की प्रैक्टिस कर लें। फुतारो ने पूछा कि आखिर वही क्यों? तो इचिका ने मुस्कुराते हुए उसे उसकी ही बात याद दिला दी, वे पार्टनर हैं। आखिरकार फुतारो मान गया, लेकिन उसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ पढ़ेगा, अभिनय नहीं करेगा। इचिका ने खुशी खुशी हामी भर दी। फुतारो ने स्क्रिप्ट शुरू की और पूछा कि क्या वो तैयार है। इचिका ने उत्साह से कहा कि चलो शुरू करते हैं। फुतारो ने पुरुष किरदार के संवाद पढ़ते हुए कहा, खैर, आपके ग्रेजुएशन पर बधाई। इसके बाद इचिका पूरी तल्लीनता से अपने किरदार में उतर गई। उसने एक छात्रा के रूप में अपने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया, ये याद करते हुए कि जिस दिन वे पहली बार क्लासरूम में मिले थे वो कितनी खुश थी और खुद को भाग्यशाली मानती थी कि उसे उनके जैसी शिक्षक मिले। लेकिन तभी फुतारो ने उसे रोक लिया। इचिका ने मुड़कर उसकी ओर देखा। फुतारो ने कुछ क्षण उसे गौर से देखा और फिर कहा कि काश वो इस नकली मुस्कान से बचती। इचिका एकदम चौंक गई। फुतारो ने आगे कहा कि वो हमेशा ऐसा क्यों करती है, ठीक वैसे ही जैसे उस गली में जब वो जाने वाली थी। उसे पता था कि वो ऐसा चेहरा इसलिए बना रही थी क्योंकि वो अपनी असली भावनाओं को छिपा रही थी। उसे ये बात सचमुच गुस्सा दिलाती थी। उसने उसे याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वे पार्टनर हैं। फिर उसने अपनी स्थिति भी बता दी। उसका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है और वो उन पांचों बहनों को पढ़ा रहा है ताकि वो कर्ज चुका सके। हालांकि वे सभी उसे लगातार परेशान करती रहती हैं, फिर भी उसे पैसे मिल रहे हैं, और अगर उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो उन्हें ईमानदारी से कमाना चाहता है। उसके लिए ये सिद्धांत की बात थी। फुतारो ने अब सीधे इचिका से सवाल किया, अगर वो सचमुच इतनी शांत थी तो फिर वो कांप क्यों रही थी? उस सवाल ने इचिका की बनावटी मुस्कान पूरी तरह तोड़ दी। उसने धीरे धीरे अपनी सच्ची भावनाएं सामने रखी। उसने कहा कि जब उसने अभिनेत्री बनने का ये नया काम शुरू किया था तब उसने सोचा था कि वो आखिरकार अपनी बहनों की सबसे बड़ी बहन के रूप में गर्व से खड़ी हो सकेगी। उसने खुद से वादा किया था कि जब तक वो वास्तव में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर लेती तब तक वो ये बात अपनी बहनों को नहीं बताए। जैसे उसने आतिशबाजी उत्सव भी छोड़ दिया था, लेकिन अगर वो असफल हो जाती तो उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बहनों का सामना कैसे कर पाएगी। उत्सव लगभग खत्म हो चुका था। इचिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे आश्चर्य हो रहा है कि फुतारो ने उसके व्यवहार में इतना छोटा सा बदलाव भी देख लिया और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये सचमुच प्रभावशाली था। फुतारो ने गर्व से धन्यवाद कहा और बोला कि ये जानकर अच्छा लगा कि वो उसे इतना समझदार समझती है। लेकिन तभी इचिका समझ गई कि वो सच में कुछ नहीं समझा था। फुतारो ने स्वीकार किया कि वो उसे इतना अच्छी तरह नहीं जानता कि उसकी छोटी छोटी आदतों को पहचान सके।
बात बस इतनी चीज नहीं होती। इचिका ने इस बार गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा कि ये कोई भटकाव नहीं है, ये वो भविष्य है जिसके पीछे वो भागना चाहती है। तभी उसका मैनेजर वापस आया और जल्दी करने के लिए कहा। इचिका ने जवाब दिया और जाने लगी, लेकिन जाने से पहले फुतारो ने एक बार फिर उसे आवाज दी और कहा कि अगर वो असफल हो जाती है और उसे अपनी बहनों से माफी मांगनी पड़ती है तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा। आखिरकार वे पार्टनर हैं। इचिका के जाने उसने जल्दी से अपना परिचय देते हुए कहा कि वो इचिका नाकानो है और देर से आने के लिए माफी चाहती है। दूसरी तरफ उत्सव के मैदान में नीनो परेशान होकर पूछ रही थी कि उसे इतना समय क्यों लग गया और वो अभी कहाँ है। तभी इचिका ने फोन पर योत्सुबा की आवाज सुनी, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गई। उसने अविश्वास से पूछा, क्या क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? कुछ समय बाद फुतारो उसके पास आया और पूछा कि क्या वह चलने के लिए तैयार है। इचिका ने हल्की मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद किया, लेकिन तभी उसके मन में वे संवाद गूंजने लगे जिनकी उन्होंने कुछ देर पहले प्रैक्टिस की थी। उसके कानों में फिर वही शब्द सुनाई दिए, खैर आपकी ग्रेजुएशन पर बधाई। जैसे ही वो अपने किरदार में डूबी, उसने कहा, प्रोफेसर सब कुछ के लिए धन्यवाद। जिस दिन हम पहली बार क्लासरूम में मिले थे, लेकिन इस बार उसके संवाद अटक गए। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वो सही तरीके से मुस्कुरा रही है। फिर उसने अपनी बहनों को याद करना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर इस समय उसकी बहनें यहाँ होती तो वे क्या करती, योत्सुबा क्या करती, मिकू कैसी मुस्कुराती, इत्सुकी क्या कहती, और फिर नीनो। सबकी यादों ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। उसकी आंखों में सच्ची भावनाएं भर आईं और उसने पूरे दिल से कहा कि वो सचमुच खुश है कि उसे ऐसे शिक्षक मिले और वो खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसे उनकी छात्रा बनने का अवसर मिला। उसी समय दूर कहीं से घोषणा सुनाई दी कि 14वें वार्षिक शरतकालीन आतिशबाजी उत्सव का समापन हो चुका है। ऑडिशन समाप्त होने के बाद इचिका वापस आई तो उसने देखा कि फुतारो वहीं बैठा हुआ था और सचमुच आंखें खोलकर सो रहा था। उसे यह देखकर अजीब लगा। तभी फुतारो की आंख खुली और उसने पूछा कि क्या ऑडिशन खत्म हो गया। इचिका ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और उसके आने के लिए धन्यवाद दिया। तभी उसका मैनेजर भी आ गया। उसने कहा कि उसे कभी पता ही नहीं था कि इचिका इतना कुछ करने में सक्षम है। उसे लगा कि जरूर फुतारो ने उसे प्रेरित करने के लिए कुछ किया होगा। मजाक में उसने ये भी कहा कि अब तो वो खुद भी फुतारो में दिलचस्पी लेने लगा है। लेकिन जब उसने इचिका की तरफ देखा तो वो अचानक वहां से गायब थी। फुतारो उसके पीछे गया और पूछा कि वे आखिर कहाँ जा रहे हैं। उसने याद दिलाया कि उत्सव तो पहले ही खत्म हो चुका है। इचिका ने जवाब दिया कि वे पास के पार्क में जा रहे हैं क्योंकि वहां उसकी सभी बहनें उसका इंतजार कर रही हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि वे सभी जरूर बहुत नाराज होंगी क्योंकि उसने आतिशबाजी का शो छोड़ दिया था। लेकिन फुतारो ने उसकी तरफ देखकर कहा कि शायद ऐसा हो, लेकिन अभी हार मानने के लिए बहुत जल्दी है। कुछ ही देर में वे पार्क पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर आए, खुद को चोट न पहुंचा लें। इसी बीच मिकू ने इत्सुकी को अपने पास आने के लिए कहा। फिर उसने बाल्टी में से कुछ निकालने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद एक फुलझड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। फुतारो ने उसे कर दिया, कृपया मुझे माफ कर दो। इचिका के माफी मांगते ही कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वो सिर झुकाए खड़ी थी, मानो सचमुच अपनी गलती के लिए खुद को दोषी मान रही हो। तभी सबसे पहले योत्सुबा आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली कि खुद को इतना कोसने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों को देखकर फुतारो ने धीरे से कहा कि देखो, वह सचमुच शर्मिंदा है। फिर नीनो ने भी अपनी बड़ी बहन की ओर देखा। उसने कहा कि उसे शर्मिंदा होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही उसने यह भी पूछा कि आखिर उसने उन्हें इस बारे में बताया क्यों नहीं। इसके बाद नीनो का स्वर नरम पड़ गया। उसने माना कि जो कुछ, लेकिन उसका अनुमान है कि शायद इसमें कुछ गलती उसकी भी है। आखिर वो खाने की चीजों के पीछे थोड़ा भटक गई थी। अपनी बहनों और रायहा की बातें सुनकर इचिका हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। फिर उसने अपनी चारों बहनों की ओर देखते हुए पूछा कि क्या उन्हें याद है कि उनकी माँ उनसे क्या कहा करती थी। उसने अपनी माँ के शब्द दोहराए, अगर हम पांचों में से कोई एक लड़खड़ा जाए तो हम सब मिलकर उसे संभालेंगे, और अगर हम में से किसी एक को खुशी मिले तो हमें उस खुशी को आपस में बांटना चाहिए। तभी पांचों बहनों के मन में अपनी माँ की यादें ताजा लड़खड़ाने लगी और घबराकर चिल्लाई कि कोई उसे पकड़ ले। फुतारो ने यह दृश्य देखा और एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी बहनों जैसी दिखने वाली उन 5 लड़कियों को हंसते मुस्कुराते देखा और फिर अपनी छोटी बहन की ओर देखा, जो गहरी नींद में जा चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो सब अच्छा समय बिता रहे हैं, रायहा भी सो गई है, इसलिए शायद अब वो घर जा सकता है। भले ही काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ा पढ़ाई कर मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा और नाटकीय समापन तो नहीं हुआ, लेकिन शायद वो थोड़ी देर और यहीं रुक सकता है। रायहा ने खुशी से कहा कि उनके पास अभी 5 और फुलझड़ियां बची हैं। तब नीनो ने सबको प्रस्ताव दिया कि क्यों न हर कोई अपनी पसंदीदा फुलझड़ी चुने। ये सुनते ही पांचों बहनें एक साथ उत्साह से बोल उठी और सबने फुलझड़ियां उठानी शुरू कर दी। इसी बीच मिकू ने एक खास फुलझड़ी को देखते हुए कहा कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर उसने दूसरी फुलझड़ी उठा ली और फुतारो की ओर देखते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उस वाली से काफी जुड़ा हुआ है। इत्सुकी ने फुतारो की ओर देखा और बड़े स्नेह से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रात की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीमे से मुस्कुराई और उससे बात करने लगी, भले ही वो सो रहा था। तुम नहीं जानते, तुम्हारे लिए मुझे मनाना बहुत मुश्किल होगा। उसने उसके बालों को हल्के से सहलाया और धीमे स्वर में आगे कहा, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। सुबह का समय था। इत्सुकी उत्साह से बोली, हे गुड मॉर्निंग। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे देयर, कम ऑन। मेरे विंटर यूनिफॉर्म पर कोई विचार? सामने से जवाब आया, अगर तुम इतनी सुबह तारीफें बटोर रही हो। वह तुरंत बोली, मैं एक साथ क्लास तक चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन जवाब मिला, मैं नहीं चाहूंगा, तुम कुछ ज्यादा ही अलग दिखती हो। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे मैंने कल बाकी लड़कियों को अपनी जॉब के बारे में बताया था। उनके पास बहुत सारे सवाल थे, जैसे एक असली। सामने से जवाब आया, जरूर। वो राहत की सांस लेते हुए बोली, फिर भी ये एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसी दौरान क्लास में टीचर ने घोषणा की, मिड टर्म एग्जाम अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं, और वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो 30 से नीचे के स्कोर को फेल माना जाता है, हमेशा की तरह। तो अपना काम जांच लें और 2 बार जांचें। ये सुनकर फुतारो ने मन ही मन कहा, मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, लगता है कि वो समय आ गया है। ब्रेक के दौरान उसने इत्सुकी को देखा और आवाज दी, इत्सुकी। इत्सुकी ने बिना ऊपर देखे पूछा, तुम क्या चाहते हो? फुतारो हैरानी से बोला, वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें ब्रेक के दौरान पढ़ते हुए पकड़ा है। इत्सुकी ने सिर्फ कहा, अच्छा। फुतारो ने पूछा, क्या? फिर वो बोला, और मैंने सुना है कि तुम स्कूल के बाद भी पढ़ती हो। तुम सबसे मेहनती हो। यह अंदाजा लगाना आसान था क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। इत्सुकी ने पहली बार उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फुतारो ने तुरंत कहा, हाँ,
लेकिन अगले ही पल वो जोड़ बैठा, लेकिन तुम फिर भी एक पत्थर की तरह मूर्ख हो। फिर उसने समझाने की कोशिश की, तुम्हें इतना जिद्दी होना बंद कर देना चाहिए। अगर तुम अपने घमंड से नीचे उतरो और स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाओ तो मुझे यकीन है कि तुम भी अपने ग्रेड्स बेहतर कर सकती हो। इत्सुकी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अकेले मैं केवल इतना ही कर सकती हूँ, तुम्हें पता है। क्या तुम कृपया इस सवाल में मेरी मदद कर सकते हो? तभी टीचर ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे खुशी होगी। जरूर, मैं मदद करूंगी। बाद में मुझसे स्टाफ रूम में मिलना। इत्सुकी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा ही करूंगी मैम। थैंक यू। ये देखकर फुतारो ने मन ही मन कहा, मैं अभी हार नहीं मान रहा हूँ अब। और वो तुरंत नीनो के पास पहुंच गया। उसने पुकारा, नीनो। नीनो ने पूछा, क्या हुआ? मिड टर्म्स के लिए तैयार हो। तभी बाकी लड़कियां भी वहां आ गईं और किसी ने कहा, चलो लड़कियों। एक और आवाज आई, नीनो, वो तुमसे बात कर रहा है। लेकिन नीनो ने बेरुखी से कहा, उस पर ध्यान मत दो, वो एक स्टॉकर है, घिनौना। फुतारो ने हार न मानते हुए कहा, हे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम फेस्टिवल में इसमें रुचि ले रही थी, तो अब क्या बदल गया? कम ऑन, बस इसके बारे में सोचो। हम ये कहीं भी कर सकते हैं, तुम्हारे घर या मेरे घर। एक बार और, मुझे एक और मौका दो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके? मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, तुम संतुष्ट हो जाओगी। तो क्या तुम मान गई? ये सुनकर नीनो का चेहरा लाल पड़ गया और वो चिल्लाई, बस बात करना बंद करो, अपने शब्दों को चुनना सीखो। तुम अजीब इंसान। अगले ही पल फुतारो को जोर का झटका लगा और उसने दर्द से कहा, ऐसा लग रहा है कि चोट लगी है। आउच। तभी किसी ने पूछा, तुम ठीक हो? और उसने जवाब दिया, हाँ। उसे भूल जाओ। उसी समय पीछे से एक आवाज आई। योत्सुबा उसके सामने आ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने आज मेरे लुक में कुछ अलग नोटिस किया? उसी समय टीचर की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी, मुझे लगता है कि आप सभी को पता है कि मिड टर्म्स जल्द ही आ रहे हैं। लेकिन फुतारो का ध्यान योत्सुबा पर ही था। उसने अनमने ढंग से जवाब दिया, रूड। योत्सुबा ने अपने चेहरे के पास उंगली रखते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक सुराग देती हूँ, ये गर्दन के ऊपर है। उधर टीचर बोलती रही, जब तक तुम अपने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करती तब तक तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक योत्सुबा ने दोनों हाथ फैलाए और खुशी से बोली, तड़ा। जवाब है कि मेरे रिबन का पैटर्न हमेशा से अलग है। जाहिर है, चेक्स पूरी तरह से स्टाइल में है। टीचर ने उसी समय सख्त लहजे में कहा, अब चूंकि तुम्हारे पास उन सभी गलत जवाबों के लिए चेक्स हैं जो तुमने लिखे हैं, तुम हाई फैशन हो। योत्सुबा फिर भी पूरे उत्साह से उछल पड़ी, ऊह, मैं कितनी बड़ी ट्रेंड सेटर हूँ। तभी टीचर की नजर इचिका पर पड़ी और उन्होंने कहा, इचिका, तुम्हारे पास हंसने के लिए कुछ नहीं है। मेरा मतलब है, कम से कम योत्सुबा खुद को सुधारने के लिए तैयार थी। मिड टर्म्स के लिए केवल एक हफ्ता बचा है और तुम आलसियों को तैयार रहना होगा, भले ही इसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। इचिका चौंक गई और सिर्फ इतना कह सकी, क्या? टीचर ने बिना रुके आगे कहा, हर सब्जेक्ट में। सुना तुमने? यहां तक कि तभी सबकी नजर मिकू पर गई। टीचर ने हैरानी से कहा, इंग्लिश में? वाह, देखो, मिकू अपने सबसे कमजोर सब्जेक्ट को अकेले पढ़ रही है। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? मिकू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं ठीक हूं। मेरा बस एक बार कोशिश करने का मन हुआ, बस यही बात है। यह सुनकर योत्सुबा की आंखें चमक उठी। वो जोश से बोली, वाह, ऑल राइट, अब मैं पूरी तरह से मोटिवेटेड हूं। किसी ने तुरंत कहा, हाँ। दूसरी ओर से आवाज आई, धीरे बोलो। योत्सुबा ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सॉरी। दिन खत्म होने के बाद सबके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। एक लड़की ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत थक गई हूं। दूसरी ने सहमति में कहा, हाँ, मैं घर जाने और सोने का इंतजार नहीं कर सकती। फुतारो ने मन ही मन सोचा, धत, लगता है स्कूल के बाद के सेशंस काफी नहीं होंगे। हम वीकेंड के दौरान कितना पढ़ सकते हैं। तभी उसने देखा कि लड़कियां सामान समेट रही हैं। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत जवाब आया, तुम हमसे और ज्यादा काम करने की उम्मीद नहीं कर रहे, है ना? दूसरी आवाज आई, ऐसा नहीं है कि अगर हम मिड टर्म में फेल हो गए तो हमें निकाल दिया जाएगा। एक और लड़की बोली, हम सभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ओके? बस हमारे साथ थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन मेरा मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि हम और कोशिश करें तो आप हमें कोई इंसेंटिव दे सकते हैं। अचानक एक लड़की के दिमाग में कुछ आया और वो उत्साह से बोली, ओह, मुझे पता है क्या, स्टेशन के पास वाला वो फ्रूट पार्फे। दूसरी तुरंत बोली, मुझे माचा पार्फे चाहिए। तीसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, वो काफी अच्छा लग रहा है। फिर किसी ने अपना फोन निकालते हुए कहा, मैं बाकियों को टेक्स्ट करती हूँ और उन्हें हमसे वहीं मिलने के लिए कहती हूँ। फुतारो हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या? लेकिन मुझे लगा कि तुम घर जाने के लिए बेताब थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे उन्हें अपनी मर्जी से करने देना चाहिए। उसी समय पीछे से आवाज आई, उसुगी, जल्दी आओ, नहीं तो हम तुम्हारे बिना सारा पार्फे खा जाएंगे। और फुतारो घबराकर चिल्लाया, हे, वहीं रुक जाओ। वो जल्दी से उनके पीछे भागा और नाराज होकर बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस स्थिति में घर जाने का फैसला कौन कर सकता है? लड़कियां रुक गईं। उनमें से एक ने हैरानी से कहा, आह। फुतारो ने निराश होकर कहा, तुम्हें उनके साथ पार्फेस खाने चाहिए थे। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे समझ नहीं आता। तुम मुझे सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ तक बुला लाई? तभी सामने से जवाब आया, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड रुको, कोई तुमसे बात करना चाहता है। फुतारो ने हैरानी से पूछा, मुझसे? उसे एक फोन पकड़ा दिया गया। दूसरी ओर से आवाज आई, हे, ये मैं हूं, मैं उसे अभी फोन दे रही हूं। फुतारो ने फोन कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, तुम उसुगी होगे, मेरी बेटियों की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। फुतारो तुरंत मुस्कुराकर बोला, अरे वहां, पॉप्स, इसका जिक्र भी मत करो, वास्तव में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें मुझे पॉप्स बुलाने की अनुमति दी थी। पास खड़ी लड़की बोली, मैं सुन नहीं पा रही कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि उन्हें यह पसंद नहीं आया। फोन पर आवाज फिर आई, मुझे खेद है कि मैं घर पर नहीं आ पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि ट्यूटरिंग की जॉब अब तक अच्छी चल रही होगी। फुतारो ने जल्दी से कहा, हाँ, वास्तव में हम अभी अपनी टेक्स्ट बुक्स में डूबे हुए हैं। ओके इत्सुकी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरे फोन रखने का इंतजार करो। मुझे आपकी 5 बेटियों पर पूरा भरोसा है, सर।
मुझे पता है कि वे सफल होंगी। दूसरी ओर से जवाब आया, वाह, ये तो राहत की बात है। मैंने सुना है कि मिड टर्म्स बस आने ही वाले हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। फिर उनकी आवाज थोड़ी कठोर हो गई। ये थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी ओर से किसी भी नेगेटिव रिजल्ट को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। दूसरे शब्दों में, यदि मेरी बेटियों में से एक को भी मिड टर्म में फेलिंग ग्रेड मिलता है, तो मेरे पास उनके ट्यूटर के रूप में तुम्हारा इस्तीफा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तुरंत फुतारो की आंखें फैल गईं। निकाल दिया गया? दूसरी तरफ से केवल इतना कहा गया, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। फुतारो घबरा गया और जल्दी से बोला, रुको सर, कृपया फिर से विचार करें। ऐसा अल्टीमेटम देना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कॉल कट चुकी थी। वो कुछ क्षण तक फोन को देखता रहा और फिर बुरी घबरा गया। ओह नो, उसने फोन को देखते हुए कहा। मेरा फोन फेंकने के बारे में सोचने के लिए सॉरी। उसके हाथ में फोन वापस लेते हुए इत्सुकी बोली, इसे लो। फिर उसने पूछा, तो मेरे पिता तुमसे किस बारे में चर्चा करना चाहते थे? फुतारो ने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ओह, तुम्हें पता है, बस आम बातचीत। इत्सुकी ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, और क्या ये तुम्हें डराने के लिए काफी है? फुतारो ने बात बदलने की कोशिश की, खैर, मेरा सुझाव है कि तुम मेरे बारे में भूल जाओ और खुद के बारे में चिंता करना शुरू कर दो। मुझे आशा है कि तुम अपने मिड टर्म एग्जाम्स के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहोगी। इत्सुकी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुतारो ने उसे देखते हुए कहा, यह आत्मविश्वास नहीं जगाता? तुम्हें आज उस क्विज में खराब मार्क्स मिले थे, है ना? इत्सुकी थोड़ी चौंकी। तुमने उसे देखा? फुतारो ने मन ही मन कहा, खैर, ये रहा मेरा जवाब। बेहतर होगा कि मैं उसे निराश न करूं। मुझे यकीन है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है ना? फिर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, इत्सुकी। मुझे बताओ, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इत्सुकी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? फुतारो मन ही मन घबरा गया। ओह ग्रेट, अब वो गुस्से में है। इत्सुकी ने तुरंत कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फुतारो ने समझाने की कोशिश की, नहीं, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम हमेशा अधिक एफिशिएंट हो सकती हो। मेरा बस यही मतलब था, मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखा सकता हूं। फिर उसने कहा, तुम मिकू और इचिका की तरह क्यों नहीं हो सकती? इत्सुकी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम शायद अब तक इसे भूल चुकी हो, लेकिन मैं पहली इंसान थी जिसने तुमसे मदद मांगी थी, और फिर तुमने एक बेवकूफ की तरह व्यवहार किया और मुझे मना कर दिया। मुझे ऐसे किसी इंसान से कुछ नहीं सीखना है। फुतारो ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन एग्जाम्स लगभग आ चुके हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बिना पास हो जाओगी? इत्सुकी ने बिना हिचकिचाए कहा, ये ठीक है, भले ही मिड टर्म्स में टॉप करने के लिए बहुत देर हो चुकी हो, मैं फिर भी अपने ग्रेड्स पास कर सकती हूँ। फुतारो तुरंत बोल पड़ा, वो काफी नहीं होगा। अगर तुम इस बार फेल हो गई तो सब खत्म। फिर उसने कठोर आवाज में कहा, तुम्हारे ग्रेड्स मेरी जिम्मेदारी हैं। अब नखरे बंद करो और वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। ये सुनते ही इत्सुकी गुस्से में बोली, तुम अकेले इंसान हो जो यहाँ नखरे कर रहे हो। लेकिन फुतारो रुका नहीं और बोला, तुम्हें स्कूल में बेहतर करने की इच्छा होनी चाहिए। इत्सुकी, ऑल राइट, तो तुम बस एक बार अपना मुंह बंद करके मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ये कहते ही उसे अपनी बात का एहसास हुआ और वो तुरंत बोला, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इत्सुकी कुछ क्षण चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारा सम्मान करने लगी थी, बस थोड़ी सी ही, लेकिन मुझे एहसास होने लगा है कि मैंने एक गलती की। फिर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, पैसा, बस यही है जिसके पीछे तुम हो। फुतारो ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, तो क्या हुआ? मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो तुम्हारे जैसी नखरेबाज लड़की को मुफ्त में झेलेगा? ये सुनकर इत्सुकी का चेहरा उतर गया और उसने कहा, हम तुम्हारे लिए केवल दुधारू गायों के झुंड की तरह हैं, ठीक है? तो तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश करके खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। फुतारो भी गुस्से में बोला, ओके, लेकिन जब तुम फेल हो जाओगी तो मेरे पास रोते हुए मत आना, समझी? इत्सुकी ने तुरंत जवाब दिया, डील, भले ही मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए, मुझे परवाह नहीं है। तुम फिर कभी मेरे ट्यूटर नहीं बनोगे। फुतारो ने भी उसी लहजे में कहा, और मैं तुम्हें कभी कोई छोटी सी चीज भी नहीं सिखाऊंगा। कुछ देर बाद वो अकेला रह गया और पछताते हुए मन ही मन बोला, मैंने इतनी बेवकूफ़ी भरी बात क्यों कही? निकाल दिया गया? मेरी नौकरी खतरे में है, ये लड़ाई शुरू करने का समय नहीं है। मुझे बस सच बता देना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, उसुगी। उसने मुड़कर देखा तो राइहा खुशी से बोली, मुझे देखो, मुझे अभी पेरी मिली। फुतारो ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे वो गिफ्ट मनी दो। राइहा ने हंसते हुए कहा, ऑल राइट, ये लो, मम्मा को एक नया हेड चाहिए। फुतारो ने जवाब दिया, ओके, अब मेरी बारी। फिर उसने बोर्ड गेम की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, एक बोर्ड गेम में भी मैं अब भी गरीब हूँ। उधर लड़कियां बोर्ड गेम खेल रही थीं। फुतारो ने झिझलाकर कहा, हमारे पास इस बेवकूफ़ी भरे गेम के लिए समय नहीं है। ब्रेक खत्म हुआ, चलो उन टेक्स्ट बुक्स को खोलते हैं। एक लड़की ने तुरंत कहा, हूँ, लेकिन हमने पूरे दिन बहुत पढ़ाई की है। दूसरी बोली, हाँ, मेरा छोटा सा दिमाग फटने वाला है। तीसरी ने कहा, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। फुतारो ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तभी एक लड़की ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, तुम हमेशा से ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, क्या इसका मतलब यह है कि हम इतने पीछे हैं? फुतारो ने जवाब दिया, खैर, नहीं, ये बस। उसी समय एक आवाज़ आई, हे, और नीनो वहाँ आकर बोली, तुम सभी आलसियों को देखो, पढ़ने के बजाय बोर्ड गेम्स खेल रहे हो। मुझे भी शामिल होना है, मैं बस तुम्हारी जगह ले लूंगी। लड़कियां तुरंत फुतारो की ओर मुड़ी और बोली, तुम क्या कह रहे थे? कम ऑन, हमें बताओ। फुतारो ने जल्दी से कहा, ओह, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। नीनो बोर्ड की तरफ देखते हुए बोली, यू, तुम बहुत गरीब लग रहे हो। फुतारो ने मन ही मन सोचा, वाह, उसे कुछ न बताना ही बेहतर है। अगर उसे पता चला कि क्या चल रहा है, तो मुझे पता है कि वो कैसी प्रतिक्रिया देगी। तभी उसने नीनो की ओर देखकर पूछा, तुम भी खेलना चाहती हो? फिर उसने इत्सुकी को देखा और कहा, इत्सुकी, कल के बारे में। लेकिन इत्सुकी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं बात नहीं कर सकती, मुझे आज बहुत सारी पढ़ाई करनी है। फुतारो तुरंत बोला, हे, एक सेकंड रुको। तभी किसी ने कहा, ओके,
तुम्हारा आज के लिए हमें लेक्चर देना खत्म हो गया है ना? है, घर जाने का समय हो गया है। फुतारो ने पूछा, क्यों? इतनी जल्दी क्या है, तुम ड्यूटी से बाहर हो? फिर वो जल्दी से बोला, मुझे पता है। हे, रुको, प्लीज। लेकिन इत्सुकी आगे बढ़ गई। फुतारो ने मन ही मन कहा, धत्त, धक्का मुक्की करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। उसी समय इचिका ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, फुतारो, अपनी बात से पीछे मत हटो। फुतारो ने हैरानी से कहा, आह। इचिका मुस्कुराई और बोली, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम यहाँ रात भर रुकोगे ताकि हम कुछ और पढ़ाई कर सकें। फुतारो ने सामने बने बड़े बात को देखते हुए मन ही मन कहा, मस्त टब है। फिर उसने सोचा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इचिका ने मुझे इस तरह बचाने का फैसला क्यों किया। खैर, सब कुछ होने के बावजूद मैं टनल के अंत में रोशनी देख सकता हूँ। वो मान जाएगी। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। फुतारो अभी भी यही सोच रहा था, वो मान जाएगी। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, उसुगी, ये मैं हूँ, इत्सुकी। फुतारो चौंक गया। इत्सुकी ने आगे कहा, मैं इचिका से बात कर रही थी और उसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा था जो तुम मुझे बताना चाहते थे। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? फुतारो एक पल के लिए घबरा गया और फिर बोला, ओह, मैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे कहना है। इत्सुकी ने तुरंत जवाब दिया, ओह, सच में? ठीक है फिर। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन फुतारो घबराकर बोला, रुको, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। इत्सुकी ने सपाट आवाज में कहा, बस मुद्दे पर आओ वरना मैं जा रही हूँ। फुतारो ने गहरी सांस ली और कहा, कल के लिए सॉरी। मैंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। मुझे आशा है कि तुम मुझे तुम्हें पढ़ाना जारी रखने दोगी। इत्सुकी कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, वास्तव में क्या हुआ था? आखिरकार फुतारो ने सच बता दिया। यदि तुम में से कोई भी अपने मिड टर्म्स पास नहीं करता तो मैं तुम्हारे ट्यूटर के रूप में अपनी नौकरी खो दूंगा। इत्सुकी समझ गई और बोली, मैं समझ गई। तो ये बात थी। उसी समय अचानक एक और आवाज आई, वाह, तुम बस यहाँ चले आए। फुतारो और इत्सुकी दोनों चौंक गए। सामने इचिका खड़ी थी। उसने आराम से कहा, क्यों नहीं, तुमने पहले ही मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है, तो हमें बराबर समझो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे और इत्सुकी के बीच ये तनाव किस बात को लेकर है। तो तुम यहाँ से बाहर हो जाओगे अगर हम पास नहीं हुए। ये काफी दिलचस्प बात है। दूसरी ओर नहाने वाले कमरे के पास लड़कियां बातें कर रही थीं। एक ने कहा, उसुगी काफी समय से टब में है। दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हर दिन नहीं होता कि उसे 5 खूबसूरत महिलाओं के साथ एक ही बात यूज करने को मिले। किसी ने हैरानी से कहा, बात? फिर तुरंत जवाब आया, जाकर उसे चेक करो। इसके बाद शरारती मुस्कान के साथ कहा गया, वह यहाँ रात भर रुक रहा है, इसलिए यदि तुम उस पर कोई मूव करना चाहती हो तो तुम्हें इससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। सामने से तुरंत जवाब आया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। कुछ देर बाद फुतारो वापस आया तो आवाज आई, हे उसुगी, वेलकम बैक। फिर उससे कहा गया, तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी। जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करने के लिए तैयार हो? फुतारो ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी शामिल हो सकती हो, नीनो। लेकिन नीनो ने सपाट आवाज में जवाब दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखती। फुतारो मन ही मन सोचने लगा, ग्रेट, नीनो को बहुत अच्छा लगेगा अगर उनमें से कोई फेल हो गया और मुझे निकाल दिया गया। वह लड़की कभी खुद को पढ़ाई में नहीं लगाने वाली जब तक कि वह न पढ़ने में खुद को न लगा ले। मैं क्या करूं? उसी समय एक आवाज आई, सवाल, टीचर, ये प्रॉब्लम यहाँ। फुतारो ने पूछा, कौन सी वाली? तभी दूसरी आवाज आई, सॉरी, चलो जगह बदलते हैं। फिर किसी ने कहा, के। अचानक फुतारो को फिर बुलाया गया, क्या मिकू को भी किसी चीज में तुम्हारी मदद की जरूरत है? फुतारो ने तुरंत कहा, ओह हाँ, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, मुझसे कुछ भी पूछो। लड़कियों। सामने से आवाज आई, के। और दूसरी तरफ से, यस। इचिका ने पूछा, क्या आप मुझे आर्गुमेंट का एक सिनोनिम बता सकते हैं? फुतारो ने तुरंत जवाब दिया, ये एक बेहतरीन सवाल है। डिबेट के बारे में क्या ख्याल है? तुम इसे हिरागाना का उपयोग करके भी स्पेल कर सकती हो। देखो, ये डे, बा और टे है। तुम इसे एग्जाम में जरूर देखोगी। फिर उसने नीनो की ओर देखते हुए कहा, सुना तुमने, नीनो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तभी मिकू ने कहा, मेरा भी एक सवाल है। फुतारो ने पूछा, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? फुतारो, वह चौंक गया और बोला, क्या ये सच में अभी प्रासंगिक है? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर, क्योंकि मैं भी यही बात जानने में रुचि रखती हूँ। सर? फुतारो ने पूछा, किस उद्देश्य से? फुतारो, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, खैर, अगर तुम इसे इतनी बुरी तरह जानना चाहती हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपना क्राइटेरिया सिखा सकता हूँ। देखो, मेरे पास एक टॉप 3 है। हालांकि मैं तुम्हारे द्वारा पूरे किए गए हर पेज के लिए केवल एक का खुलासा करूंगा। यह सुनकर उसने मन ही मन सोचा, उन्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान है। तभी एक आवाज आई, ओके, मैंने खत्म कर लिया। फुतारो ने तुरंत कहा, गुड, नंबर 3, हमेशा हंसमुख। कुछ ही क्षण बाद दूसरी आवाज आई, हे, मेरा हो गया। फुतारो बोला, नंबर 2, खाना पकाने में अच्छी। फिर एक और आवाज आई, के, मेरा खत्म हो गया। फुतारो ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट, नंबर 1, वो अपने बड़े भाई की परवाह करती है। तभी एक लड़की ने तुरंत कहा, वो तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा है। फुतारो ने नीनो की ओर देखते हुए कहा, ओह, हे नीनो, अगर तुम इतनी इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाती? नीनो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, मैं कैसे न सुनूं? फुतारो ने जल्दी से कहा, रुको, जाओ मत। तभी लड़कियों ने शिकायत की, तुमने हमें सिर्फ राइहा कहने के लिए इस सबसे गुजारा। फुतारो ने तुरंत कहा, वो मैं नहीं हूं। देखो, मेरी अभी डेटिंग में कोई रुचि नहीं है। अब तसल्ली मिली। मिकू अपनी कॉपी देखते हुए बोली, ये कूल है। मिकू ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। तभी किसी ने कहा, जब लोग अच्छा काम करते हैं तो तुम्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए, फुतारो। फिर उसने कहा, यहाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। उसने मिकू की ओर देखते हुए कहा, वेल डन, मिकू। तो क्या तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है? मिकू ने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, सच में नहीं। तभी आवाज आई, योत्सुबा, आओ उसे पकड़ो। दूसरी तरफ से तुरंत कहा गया, बंद करो योत्सुबा। लेकिन योत्सुबा उत्साह से बोली, मैं उसे पकड़ने जा रही हूँ। मिकू ने कहा, मुझे अकेला छोड़ो। फिर उसने जोर देकर कहा, यह कोई खेल नहीं है। अगले ही पल आवाज आई, मैंने कहा इसे बंद करो। फिर किसी ने उत्साहित होकर कहा, उसका दिल पूरी तरह से तेजी से धड़क रहा है। मिकू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं आसपास भाग भाग रहा था।
फुतारो ने सबको देखते हुए कहा, तुम लोग बहुत लाउड हो। मुझे पता है कि तुम 5 हो, लेकिन कोई सोच सकता है कि एक स्टडी ग्रुप शांत होगा। लड़कियों ने एक साथ कहा, सॉरी। मिकू ने धीरे से कहा, माफी मांगना मुश्किल है, अब जब वह ठीक यहीं है। फिर उसने पूछा, मिकू, क्या ये ठीक है अगर मैं तुम्हारे हेडफोन उधार ले लूं? मिकू ने जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्यों? सामने से उत्तर आया, इस शोर को दबाने के लिए। फुतारो यह सब देखकर मन ही मन बोला, अविश्वसनीय। उसकी नजर इत्सुकी पर गई और उसने कहा, इत्सुकी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम पर निर्भर रह सकता हूँ? इत्सुकी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बस ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो तुम्हें पीछे धकेले। तभी अचानक बाहर से एक उत्साहित आवाज आई, सितारों को देखो फुतारो, वे कितने सुंदर हैं। अह, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, बाहर आओ। फुतारो ने किताब से नजर उठाते हुए कहा, एक सेकंड रुको। इत्सुना, सुनायोशी, इयानोबु। फिर उसने कहा, गॉट इट। इत्सुना, सुनायोशी, इत्सुना। सामने से तुरंत जवाब आया, आपने एक को 2 बार कहा। वो फिर बोला, ओके, इयानोबु, इत्सुयोशी, और उसे जवाब मिला। अब आप उन्हें कंबाइन कर रही हैं। कुछ देर बाद बाहर खड़े होकर किसी ने उससे पूछा, तो क्या तुम इत्सुकी के साथ लड़ रहे हो? फुतारो ने जवाब दिया, हमेशा की तरह ही। सामने से हल्की हंसी के साथ कहा गया, हाँ, ट्रू। ये ऐसा है जैसे तुम दोनों तेल और पानी हो। तुम लोग बस शांति से सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोनों बहुत एक जैसे हो। फुतारो हैरानी से बोला, बहुत एक जैसे? सामने से जवाब आया, तुम लोग ट्विंस हो। फुतारो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं पता, आज का दिन कुछ अलग लग रहा था। मुझे लगता है कि यह बेहतर होता है जब तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह बहस करते हो। सामने से तुरंत जवाब आया, ये एक विरोधाभास है। फिर उसने कहा, है क्या? इत्सुकी जिद्दी हो रही है। बस यही बात है। क्या तुम भी ऐसा ही नहीं कर रही हो? वो कुछ देर आसमान की ओर देखती रही और फिर बोली, वो हमेशा से थोड़ी अजीब लड़की रही है। उसके लिए खुद को एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। मुझे यकीन है कि वो अभी पीड़ित होगी। मैं उसे बेहतर महसूस कराने में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ, करूंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी तरफ से आनी होंगी। तो क्या तुम तैयार हो? फुतारो ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यदि तुम पांचों एक ही दिन पैदा हुई थी तो मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सच में बड़ी बहन हो। ये सुनते ही उसने पूछा, तुम मेरा सिर क्यों थपथपा रहे हो? फुतारो ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, मैं बस तुम्हारी बुक से एक पेज ले रहा था। जो भी हो, ठंड है, हमें वापस अंदर जाना चाहिए। उसने आश्चर्य से कहा, ठंड? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। कुछ देर बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया और उससे कहा गया, यहाँ तुम रात के लिए मेरा बेडरूम उधार ले सकते हो। कमरे को देखते हुए फुतारो के मुंह से निकला, क्या ये सच में एक इंसान के लिए है? बुरा नहीं है। तभी उसने देखा कि वो जाने लगी है, इसलिए उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? जवाब मिला, बाथरूम। कमरे में अकेला रह जाने के बाद फुतारो ने अचानक कुछ महसूस किया और उसके मुंह से निकला, क्रिस्ट। फिर उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ रखा और बड़बड़ाया, मेरी किस्मत ही खराब है।